नमस्कार। न्यूज इंडिया एक बार फिर से हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ और इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो आपको बताएंगे खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल साहब मौजूद हैं। सर, लगातार आयुष के क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं और खासतौर पे अगर बात करें कोविड के बाद कितना कुछ काम हुआ है, अभी आपने एक भवन का भी आधारशिला रखा है, किस तरह से देखते हैं? एक साथ में हो जाए सब ठीक है। सर, एक छोटा सा सर, हमारे साथ आयुष मंत्री मौजूद हैं। आज भवन की आधारशिला रखी है। कोविड के बाद लगातार इस क्षेत्र में काम हो रहा है। देश में जो आयुष का आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, सहयोग है, हौसला है, हिम्मत है। उन्होंने देश में हमारे आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज आप लोगों ने बहुत परिवर्तन देखे हैं और इसलिए अलग अलग हमारे नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और हमारे सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में आज अलग सा पहचान हमारी ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये बनाने में अब सफलता प्राप्त किया है। सर, आयुर्वेद को बनाने के लिए कुछ कंपनियों को भी आगे लेके आने का कुछ ऐसा प्राविधान है कि जिनको फंडिंग भी करेगा मंत्रालय? निश्चित रूप से अभी तो पीपीपी मोड में स्वाभाविक रूप से हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है। हम इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से हम उत्साहित करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में आयुष की द्वारा मानव समाज की जो शरीर इसको सही सुरक्षित रखा जाए और देशवासियों का आशीर्वाद और सहयोग से और हमारे आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत उनकी उठाई हुए कदम की वजह से आज आयुष जाग उठा है और दुनिया की समाज ने आयुष को स्वीकार किया है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सर्बानंद सोनोवाल साहब और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आयुष को बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं और वेलनेस और आयुष के क्षेत्र में पीपीपी मोड पर सरकार काम कर रही है, मंत्रालय काम कर रहा है और आने वाले दिनों में कई ऐसे प्रोजेक्ट सामने भी आएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजय पीयूष शुक्ला, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होगा। जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बढ़त बनाई थी। 59 सीटों पर 20 तारीख को मतदान होगा और इन 59 सीटों में 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चुनौती है कि अपना पिछला जो रिकॉर्ड था उसको दोहराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही है। अगर हम बात करें करहल विधानसभा चुनाव की, जहां अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर अखिलेश यादव के साथ इस बार पहली बार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके चाचा भी नजर आए। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने चाचा को बैठने तक की जगह नहीं दी, बस में उनको हत्थे पर बैठा दिया गया। तो जुबानी जंग जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आज तीसरे चरण के चुनाव की जो प्रचार है वो भी आज थम जाएगा। देखना ये होगा कि तीसरे चरण में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, किसका पलड़ा भारी रहता है। कैमरामैन राजबिष्ट के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ इस समय पंकज सिंह जी हैं, जो कि अभी नोएडा में अपना जो है गौतम बुद्ध ने चुनाव करके उसके बाद जो है वो पूर्वांचल पे जिम्मेदारी है। पंकज जी, पहले तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जो है आप लोगों के लिए कैसा रहा? पहले तो नहीं, देखिए, दोनों फेज बहुत अच्छे रहे हैं और जो हवा वहां से चली है पश्चिम ब्रज से, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी को 300 पार और 350 के आसपास ले जाने में वही हवा काम करेगी। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से करहल में जो है अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि मैं पर्चा भर के जा रहा हूं और उसके बाद अब सर्टिफिकेट लेने आऊंगा, उसके बावजूद उनको जो है कल मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ गया। परिवार का जो वो कह रहे थे कि एक परिवार का उनकी परिवारवाद में जो है अब वो पेश नहीं देना चाह रहे थे, उसके बावजूद भी पूरी फैमिली को वहाँ पे एकत्रित करना पड़ गया उनको। क्या कहा? देखिए, करहल भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ एसपी बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इतना मैं आज कह सकता हूं। वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है, पूरे जोश में है और समाजवादी पार्टी का जो आतंक जो लोगों ने देखा है, अब और कोई नहीं चाहता कि अब उत्तर प्रदेश में
वैसा आतंक कभी दोबारा आए, और ऐसे के लिए ही, ऐसे आतंकियों, भ्रष्टाचारी, अपराधी, ऐसे लोगों के ऊपर ही लगातार उनके ऐसे कारनामों पर, गलत कारनामों पर योगी जी का बुलडोजर चलता रहे। इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और इस बार भी चुनेगी। आप कर्मभूमि आपकी जो है ज़रूर गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन जन्मभूमि और पैतृक भूमि आपकी पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में जिस तरह से जो बदहाल है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो आपकी सरकार की जो उपलब्धियां रहेंगी, जो उनके जो जन कल्याणकारी योजना है, आवास से लेकर तमाम योजना है, क्या पूर्वांचल में ये सब कारगर होंगे? अगला नहीं, बिल्कुल होंगे। देखिए 2014 के बाद से ही उसका परिणाम हम लोगों ने देखा है, 17 में देखा है, हमने 19 में देखा है। मैं इस बार भी कह सकता हूँ कि लगातार लोगों से बातचीत होती है, लोगों के मन में यह विश्वास है कि यही सरकार है जिसने डेवलपमेंट करके दिया है। लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंची हैं। इन सब चीज़ों को लोगों ने सिर्फ सुना नहीं है, बल्कि इसको अब होते हुए देखा है, साकार होते हुए देखा है। तो लोगों का विश्वास खूब बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी और योगी जी पर। मैं समझता हूं कि वो सब वोट के रूप में अभिव्यक्त होंगे। युवा हैं, इसके बाद अखिलेश यादव ने भी जो है वो भी युवा हैं, लेकिन आप देखिए तो जो उनका एक 2012 में उन्होंने डीपी यादव का टिकट काटकर उन्होंने गुंडे छवि वाली जो समाजवादी है उसको दूर किया था, लेकिन क्या मजबूरी है कि इसमें आप देखिए तो गठबंधन अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो मुख्तार अंसारी के बेटे से लेकर तमाम जो आपराधिक छवि के लोग हैं उन लोगों को पूर्वांचल में उपयुक्त होता है। देखिए ये हार की बौखलाहट है जो इस तरीके के लोगों के ऊपर धीरे धीरे सपा को एक निर्भर होना पड़ता है, और ये इस बार का नहीं, इतिहास है उनका, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर चुनाव की बात है। एक आध उदाहरण, अब उसके पीछे भी क्या कारण रहे होंगे मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं उस पर कुछ कमेंट करूंगा, लेकिन ये सपा का इतिहास है। वो हमेशा ऐसे ही तत्वों पर, अराजक तत्वों पर उनका भरोसा रहता है, और यही कारण है कि अब ऐसे लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ही विश्वास करना छोड़ दी है और उनको ये करारा जवाब इस चुनाव में देगी। कितनी सीटों का प्रेडिक्शन हो रहा है पूर्वांचल, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल? देखिए मुझे लगता है कि 300 के ऊपर, और कहीं 350। कॉन्फिडेंस इतना है? बिल्कुल, मेरा ही कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ये हमारे पन्ना प्रमुख जो वोटर लिस्ट पे हैं उन सबका ये कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पंकज सिंह जो कि बता रहे थे कि 300 से ज़्यादा जो है सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित तौर पे गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी हैं और अपना खुद का कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा कि उनकी सीटें के साथ साथ पश्चिम में जो बयार है, पश्चिम से लेकर वो पूर्वांचल तक चलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधा अखिलेश यादव पर और साफ कहा कि जो समाजवादी पार्टी का ये ट्रेंड रहा आपराधिक माफियाओं को लेकर और कानून व्यवस्था पर एक बार पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआरओ वेस्टर्न रेलवे सुमित ठाकुर जी हैं। सर ये बताइए, जिस प्रोजेक्ट पे इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, ट्रेन चल रहे तमाम लोग, किस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है और कितने दिन लग गए इसको बनाने में? ये जो प्रोजेक्ट है ये थाने दीवा के बीच में 2 एडिशनल लाइन इसमें बनाया गया, तो अब थाने दीवा सेक्शन के बीच टोटल 6 लाइन होती है। ये टोटल इसके लिए देखें तो बोथ वे 9.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है, तो उसकी लंबाई तकरीबन 19 किलोमीटर है। इसको बनाने में टोटल जो लागत आई है वो 620 करोड़ की है। ये प्रोजेक्ट देखें तो एक अपने आप एक यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब हमारा सेग्रीगेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का है और लोकल ट्रेन का है वो कंप्लीट हो गया बिटवीन थाने एंड दीवा ऑल्सो। पहले ये सुविधा जो हमारी एलटीटी से थाने तक और दीवा से कल्याण तक 6 लाइनें थी, हमारा सेग्रीगेशन था पैसेंजर ट्रैफिक का और लोकल ट्रेन का। ये एक मिसिंग लिंक था थाने और कल्याण के बीच का, जिसको अभी कंप्लीट किया हमारे डीसी ने, इस कार्य को कंप्लीट किया है। सबअर्बन सेवा के बीच में काम करते हुए इसको कंप्लीट किया गया प्रोजेक्ट को, जो कि यूनिक फीचर है। इसमें 18 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 72 आवर्स का अलग अलग ब्लॉक्स दिया गया। आप देखेंगे तो जितने डिफरेंट फीचर्स हैं, मेजर ब्रिजेस उमरा के, थाने के, उसके बाद टनल की फैसिलिटी है और इसके अलावा हमने एक फ्लाईओवर भी बनाया है हाईवे के ऊपर। एक यूनिक प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज एक चीज और होती है, जब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बहुत सारे लैंड एक्विजिशन की भी समस्याएं होती है। क्या इस तरीके की समस्याएं आई लैंड एक्विजिशन को लेकर के, और इसकी वजह से भी प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ? हाँ, हमारे पास जो लैंड एक्विजिशन था, हमने जो 30,000 स्क्वायर मीटर हमने लैंड इसमें एक्वायर भी किया और 400 प्लस जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल था उनको रिसेटल किया। उनको सेटलमेंट के बाद हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन के बाद हमारी परियोजना में और भी गति प्राप्त हुई और लास्ट ये प्रोजेक्ट MUTP 2 में सैंक्शन हुआ था और अभी लास्ट 2-3 वर्षों से इस कार्य में बिल्कुल प्रगति भी रह जाएगी। सवाल, इस पूरे प्रोजेक्ट के बन जाने से, कंप्लीट हो जाने से मुंबई की लाइफलाइन लोकल कही जाती है। लोकल और बाहर के आने वाली जो लंबी रूट की ट्रेनें हैं,
कितना फायदा इससे होगा, क्या क्या फायदा आप देखते हैं? आप ये देखिए, जो वेस्टर्न और सेंट्रल की लाइन देखिए, उसमें टोटल 80 लाख पैसेंजर्स डेली ट्रेवल करते हैं। उसमें जो थाने, ये जो अपना स्ट्रेच है थाने से सीएसएमटी से कल्याण का जो रूट है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट सेक्शन है। इस रूट में जो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी है वो और बढ़ेगी। अभी हम लोग 36 सर्विसेज एडिशनल ऐड कर रहे हैं इसमें, 34 इसमें एसी है, 2 नॉन एसी है, इसलिए फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। प्लस ट्रैफिक सेग्रीगेशन होने के कारण जो ट्रेनों की पंक्चुअलिटी है, समय पे पालन, वो भी और इंक्रीज करेगा। हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं सबअर्बन के, उनके लिए एक नई सौगात है और ये एक नया आयाम ऐड हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में मुंबई सबअर्बन के यात्रियों। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पुरानी सीमापुरी के उसी मकान के बाहर जहां पर कल देर शाम 3 किलो आईईडी मिला था। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको जो है दिलशाद गार्डन के एक पार्क में डिस्पोज किया गया था, लेकिन फिलहाल अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो जो फोरेंसिक लैब की अनुसार जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार माना गया है कि जो आईईडी मिला है उसमें जो है मिलिट्री ग्रेड का जो RDX है वो मिला हुआ था और इसकी जो अनुमति है वो राज्य सरकार के बिना अनुमति के लिए बिना इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो आईडी है, इसमें जो RDX मिला हुआ था उसको पंजाब कश्मीर के रास्ते सीमा पार से जो है भारत के अंदर लाया गया। हालांकि किस तरीके से लाया गया ये जांच का विषय है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद इस पूरी गली को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए वहां पर बैरिकेटिंग जो है वो लगा दी गई है। हालांकि यहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इस मकान का मालिक था उनसे ज़्यादा बातचीत उन लोगों की नहीं होती थी, लेकिन 10 दिन पहले जो है 3 से 4 लड़कों को किराए पर ये मकान दिया गया था। और हालांकि डायरेक्ट उन लड़कों ने जो है मकान मालिक से कॉन्टैक्ट नहीं किया था, एक प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू जो है इस मकान को किराए पर दिया गया था। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, इसके पूरे मामले की अगर बात करें तो फिलहाल बम को जो है कल देर शाम में डिफ्यूज किया गया था और उन 3 से 4 जो लड़के फरार बताए जा रहे हैं उनकी जो जांच पड़ताल है वो पुलिस कर रही है और लगातार जो इस मकान का मालिक है उससे भी पूछताछ कर रही है। क्योंकि अब सवाल ये है कि आखिर उन 3 से 4 लड़कों को बिना वेरिफिकेशन के किस तरीके से इस फ्लैट को जो है दिया गया था। क्योंकि सेकंड फ्लोर देखिए, ये मकान की तस्वीर फिर मैं दिखा दूं, इसके सेकंड फ्लोर को ही 3 से 4 लड़कों को विदाउट वेरिफिकेशन के जो इस मकान का मालिक है उसने किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू उन 3 से 4 लड़कों को ये मकान दिया गया था। हालांकि ये मकान जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार जो दिल्ली पुलिस की तैनाती है वो की गई है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी इस बात को कहा है कि इस तरीके के जो आईडी होते हैं वो सार्वजनिक जगहों पर जो है बम ब्लास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जनवरी के महीने में बात करें तो गाजीपुर के फूल मंडी के पास भी जो है इस तरीके का आईडी मिला था। उसके बाद से लगातार दिल्ली के अंदर जो है सुरक्षा को अलर्ट पर कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरी रोड की बात करें तो काफी कंजेस्टेड ये इलाका है, लेकिन जब से ये घटना हुई है पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। इस पूरी गली को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कुछ ही लोगों को आने की जो अनुमति है वो इस पूरी गली में दी जाती है, लेकिन अब पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है वो मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है और जो 3 से 4 लड़के फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन 3 से 4 लड़कों का बैकग्राउंड क्या था। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पिछले 1 से 2 महीने में लगातार इस तरीके के आईडी मिलना दिल्ली पुलिस के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर ओल्ड सीमापुरी से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जब आईडी मिला था उस दौरान यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन फिलहाल पूरी स्थिति को जो है वो कंट्रोल में किया गया है। देश भर के अंदर हिजाब का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इन सब के बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रिहा जी है। मैडम, लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भी इसकी दस्तक हो गई है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, चाकसू में भी एक मामला सामने आया था। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये बेवजह की विवाद है। इसकी ये क्यों विवाद खड़ा हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। पहली बात, कपड़ा पहनने के अपने आप को कोई करते हैं, पर मेरी यही है कि अगर कोई शिक्षा हासिल करना चाहती है, कोई इल्म के लिए बाहर निकल रही है, तो उसके लिए हिजाब बैरियर नहीं होना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाई करना है, तो वो निकल रही है, हौसला कर रही है, उसके हौसले को बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है वो पढ़ लिख करके आगे जाके हिजाब खुद भी छोड़ दे कुछ टाइम बाद में, आगे आने वाले जनरेशन को भी उस चीज से वो दूर रखे। सेकंड, कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी एक यूनिफॉर्म कोड है। आप जो एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको पता है स्कूल की ये यूनिफॉर्म कोड है, ये यूनिफॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रहना चाहिए। अगर आपको वो चीज अच्छा नहीं लगते हैं तो आप उस
इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लें जो आपकी सुविधाओं के अनुसार नहीं हो। और फिर बाहर कौन क्या पहनते हैं अपने घरों से उस परमिशंस तक आने में, वो अगर पहन करके आते हैं तो किसी को उसमें इतराज नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देते हैं, आप जो आपकी मर्जी है वैसे आप पहन सकते हैं। कोई बहुत कम कपड़ों में घूमते हैं तो कोई कपड़ा पूरा पहन करके ढक करके घूमते हैं। पर मेरा फिर भी ये कहना है कि ये एक विवाद नहीं होना चाहिए। शिक्षा हासिल करना जरूरी है। मुस्लिम्स जो पढ़ने के लिए आगे आना चाह रही है, एक हिचक भी होती है और उनको बाहर निकलने में, उस हिचक को मिटाने में हमें मदद करना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, हौला कर रहे थे, वो अगर साथ में जाके उनको कहते कि बहन तुम क्यों परेशान है, हम तुम्हारे साथ में, तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारी सपोर्ट में हैं, तुम्हें किसी भी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता, उससे उस बच्ची की भी हौसला बढ़ता और लोगों के भी बढ़ता है। बाकी ये कोई विवाद नहीं है, इसको क्रिएट किया जा रहे हैं, इस तरह की चीजें समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब रेहाना रियाज जी खुद ये मानती है कि स्कूल और कॉलेज का व्यक्तिगत ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस कोड में जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब की लड़की हो। हमेशा हम लोग भी पढ़ लिख करके आगे आए हैं तो हम लोग भी वो ड्रेस कोड को फॉलो करके ही आए हैं और अभी भी जहां भी जाते हैं वो ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। अगर पहले से उस कॉलेज में और स्कूल में है तो उनको वो चीज पे सोचना चाहिए कि जो ड्रेस कोड है तो उसी की पालन होना चाहिए। पर फिर मैं ये जोर देकर कहती हूँ, पढ़ने के लिए निकली है, कुछ वक्त दो उसको बदलने के लिए, उसको भी समझने के लिए थोड़ी वक्त दो, वो ये सब चीजें बदलेंगे बशर्ते कि आप उनकी साथ दें। मैडम आखिरी सवाल, ऐसा लगता नहीं कि चुनावी माहौल में इसको और ज्यादा तूल दिया जा रहा है? बैठे बैठे कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अब जैसे कल मैं कहीं देख रही थी कि अभी तो हिजाब पर आया है, फिर पगड़ी पर आएंगे, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। आदमी को अपनी व्यक्तिगत जीवन कैसे जीना है उनको तय करने दो, जियो और जीने दो, और कपड़ा किसी चीज का बैरियर नहीं होना चाहिए। समाज को आगे बढ़ने दो, आप उनको आगे लाओ, उनको आगे लेकर जाओ। एक समाज की जो अच्छी मिसाल बनी हुई है, जो हम पुश्तों से और सैकड़ों साल से जो आपसी भाईचारा के साथ में रहते आए हैं, उसको कायम रखने दो कि इस तरह की बेवजह की बातों पर इन्वॉल्व नहीं हो। और यंग जनरेशन भी पढ़ लिख करके कहीं रोजगार पाने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए यंग जनरेशन को भी काम करना चाहिए। हिजाब में नहीं उलझे युवा जनरेशन जो है, ये मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज जी, जो खुलकर हिजाब के बारे में हमसे चर्चा कर रही थी। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। 2022 चुनाव को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां जो है वो बढ़ी हुई हैं और देश भर से जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में जिनका भी ताल्लुक रहा है वो भी इस समय जो है यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस समय हमारे साथ कृपाशंकर जी हैं। आप पूर्वांचल से आपका नाता है, महाराष्ट्र में आपने पूरा जो है आप गृह मंत्री है, क्या कहेंगे कि इस बार का जो 2022 का चुनाव है वो कितनी ब्याज? मुझे लगता है कि मतदाता जो है उत्तर प्रदेश का, वो लोगों ने मत बना लिया कहाँ जाना है, किसको वोट देना है। ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कितने आंकड़े के आगे मतलब भारतीय जनता पार्टी मिलेगी, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं 8 दिन हो गए, अभी मैं पूरे चुनाव तक 7 मार्च तक रहूँगा। मुंबई से लोग उत्साहित होकर के ट्रेन बुक करके आ रहे हैं, मतलब कोई उनको पूछ नहीं कर रहा कि आ जाओ करके। जो उत्साह लोगों में दिखाई पड़ रहा है, खास करके पूर्वांचल की मैं बात करूंगा तो भाजपा की सरकार तो पूरे बहुमत साथ बनाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं कि कभी जिन परिस्थितियों में कुछ पार्टी के नेता, जैसे वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, बौखला करके कभी कभी किस ढंग की बात करते हैं, कभी कभी उनको मतलब उनकी भाषा कैसे बदल जाती है। कल वो मैं देख रहा था एक टीवी में, हे पुलिस, बदतमीज पुलिस। एक आदमी जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, एक आदमी जो एक पार्टी का अध्यक्ष हो, अगर इस ढंग की मतलब बयान दे, इस ढंग की बातें करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है संतुलन बिगड़ गया है।
और संतुलन बिगड़ने के कारण इस ढंग के वक्तव्य देते होंगे। कृपाशंकर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपने देखा कि बोला है और प्रधानमंत्री की जो है बातों को लेकर जो है इस समय जो है कांग्रेस की जो है आपने देखा कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने कहा, चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने उन्होंने कहा कि ऐसी क्यों इस तरह का होता है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए बाल ठाकरे के अलावा इसके बाद राज ठाकरे जो है उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले होते रहते हैं। चन्नी का जो बयान आया है वो चन्नी का बयान आया है कि नहीं, हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर नहीं आने देंगे। आखिर बिना उनके सर्वाइवर नहीं है, रोजगार में जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, जो कामगार हैं वो लोग काम करें, उसके बावजूद भी एक मुख्यमंत्री का इस तक का वक्तव्य आप नहीं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया, चुनावी रैली को संबोधन कर रहे थे और वहाँ पे उनके संबोधन के बाद जब उन्होंने बात कही कि हम पंजाब में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के लोगों को घुसने नहीं दूंगा। घुसने नहीं दूंगा मीन्स क्या होना? ये पंजाब जो है उनके किसी के बाप का है या चन्नी के बाप का है क्या? ये संवैधानिक पद पर बैठे हो, देश में कोई कहीं भी जा सकता है। और फिर उसके बाद आदरणीय मतलब ये प्रियंका गांधी जी ने ताली बजाई, मुझे आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो बयान है ना, इनको भारी पड़ेगा। इसी ढंग का बयान शिवसेना में तब राज ठाकरे थे, आज उनकी अलग पार्टी बनी है, उन्होंने कहा मैं उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र बॉर्डर में घुसने नहीं दूंगा। आज वहाँ लोग हैं और आज उनकी क्या हालत हुई। तो हमारे ग्राउंड जीरो के हीरोज की खबरों को आपने देखा और उन्हें खबरों की हकीकत आपको समझाई, दिखाई। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है। भारत यूक्रेन संकट के बीच एयर इंडिया का ऐलान, भारत यूक्रेन से बीच उड़ान को संचालित करेगा एयर इंडिया। 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित होंगी ये उड़ानें। बड़ी खबर आ रही है, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एयर इंडिया की उड़ान होगी, संचालित होगी और वेबसाइट, ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग की जा सकेगी। ये एक अच्छी खबर, राहत की खबर। भारत यूक्रेन संकट के बीच एयर इंडिया का ये बड़ा ऐलान है और भारत यूक्रेन से उड़ान संचालित की जाएगी। और इसके अलावा 22, 24, 26 फरवरी को ये उड़ान संचालित होगी। तो आप भी बुकिंग करवाइए और जो भी बच्चे वहां पर हैं, जो लोग भी वहां फंसे हुए भारतीय, वो लोग भारत आएंगे। एक और बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान। केजरीवाल को किसी ने आतंकी नहीं कहा है, केजरीवाल को खालिस्तानियों से सहानुभूति थी। ये बताएं, वो खुल के बताएं कि हम जो है खालिस्तानियों को पनपने नहीं देंगे। इस बात को लेकर उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया। साथ साथ खालिस्तानी लिंक पर भी जवाब मांगा है कुमार विश्वास ने। और कुमार विश्वास ने कहा है कि मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। बड़ी खबर है ये। कुमार विश्वास ने एक बार फिर केजरीवाल पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, सुनिए आप भी। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे। लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया। हरियाणा का प्रहरी था वो, क्या साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं? देश का मुद्दा है। तो पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने जिस तरीके से केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है, उसके बाद से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है।